हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आपका फिर से स्वागत है हमारी एनसीईआरटी सीरीज। अभी तक आपका रिस्पांस अच्छा रहा है ना हमारी वीडियोस के लिए। हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारी जो वीडियोस देखते हैं, उनमें से हमने एनालिटिक्स में देखा है कि वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आपका फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में, है ना, ईवीआ। हेलो स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोस्टल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एनसीईआरटी इतिहास महेश कुमार बर्णवाल की किताब की सीरीज पर। अभी तक आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा है। हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। चारों वीडियोस में हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो वीडियोस देखते जरूर है, लेकिन वो कमेंट नहीं करते। आपसे अपेक्षा है मेरी कि आप वीडियोस देखने के बाद अपने रिस्पॉन्सेज, आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, और कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। साथ ही हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी रीच और लोगों तक हो और हम और आपका अच्छा कंटेंट दे सकें और आपके साथ हम भी ग्रो कर सकें, है ना। तो लास्ट क्लास जो 4 क्लासेस हुई, हमने पहली क्लास में इतिहास का परिचय देखा। दूसरी क्लास में हमने इतिहास को कैसे हम पढ़ेंगे ये देखा कि इतिहास जो है वो कैसे चलेगा। फिर हमने देखा इतिहास के स्रोत क्या हैं। फिर हमने पाषाण काल पर चर्चा की, है ना, ठीक है। और उसके बाद आज हम 5वीं क्लास में आपके साथ मौजूद हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं ताम्र प्रसारण संस्कृतियों पर। देखिए, इतिहास जो हम अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से सबसे पहले हमने पाषाण काल देखा। पाषाण काल के पश्चात, है ना, जो अब आएगा, है ना, ये है धातु युग। धातु युग जो है उसकी शुरुआत होगी तांबा से, है ना, ठीक है। तांबा पहला धातु था जिसका प्रयोग क्या किया, लोगों ने किया। और तांबे के पश्चात, है ना, तांबे और स्टील के मिश्रण से कांस्य युगीन सभ्यता का जन्म होगा। उसके बाद लौह युग की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो तांबा, कांसा, फिर लोहा, ठीक है। इस तरह से ये क्रम चलेगा और लौह युग की शुरुआत के बाद हम महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे और उसके आगे हम सब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखें, है ना, तो भाई सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। प्रागैतिहासिक के बाद हम आज चर्चा कर रहे हैं आज से आद्यैतिहासिक काल की। आद्यैतिहासिक काल को मेनली हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली है आपकी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, है ना, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। फिर जो इसका दूसरा विभाजन है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, या जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, है ना, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देन जो तीसरा विभाजन है इस आद्य ऐतिहासिक काल का वो है ताम्र भंडार, है ना, या ताम्र संग्रह संस्कृति, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, है ना, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति और ताम्र भंडार संस्कृति। तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम
इन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं मेनली, है ना? ठीक है। ये वीडियो जो हम कर रहे हैं, है ना? एनसीईआरटी जो सीरीज कर रहे हैं, ये किसी भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स, चाहे वो ऑल इंडिया एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना? चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवेज दे रहे हैं, या अगर वो इवन नेट यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो जनरल बुक्स पढ़ते हैं सामान्य रूप से, इतिहास के अन्य बुक, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो अन्य बुक्स हो, उनमें जो चीजें होती हैं, देखो कोई भी हर एक बुक की अपनी लिमिटेशन होती है। जो ये दृष्टि की बुक है या अन्य बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी की सभी चीजों को कवर नहीं कर पाती, क्योंकि देखो बुक में उसको लिमिटेड चीजें डालनी है, उसको पतला भी रखना है, सिनॉप्सिस बनाना है उसको, है ना? बहुत कम रखना है उसको कंटेंट, और सेम टाइम पर सफिशिएंट कंटेंट भी रखना है। तो बहुत सारी चीजें जो है छूट जाती हैं। तो उस स्थिति में, है ना, ये एनसीईआरटी जो है महेश कुमार बर्णवाल की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप वो जो बुक्स पढ़ते हैं उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो सामान्य रूप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपसे बनते नहीं। बहुत सारे बच्चे दृष्टि पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जब एग्जाम दे के आते हैं तो उनको क्या नहीं मिलता? प्रश्न मिलता ही नहीं, है ना? वहां पर प्रश्न छूटा हुआ रहता है, उनसे बनता ही नहीं, और वो प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से। ऐसे में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं ये जो बुक है महेश कुमार बर्णवाल की, उसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीजें, है ना, आपको बहुत सामान्य रूप से छोटा करके आपको मिलता है यहाँ पर, है ना? तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप सामान्य रूप से अन्य बुक, सामान्य इतिहास की बुक्स पढ़ते हैं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप सामान्य 6वीं क्लास से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़े, या आप 6वीं से 12वीं तक का एक सिनॉप्सिस रूप में एनसीईआरटी पढ़ लें महेश कुमार बर्णवाल की। तो ये नेट जेआरएफ या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो इसलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है? और आपको आगे देखने को भी मिलेंगे ही प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, मैं आपको मेंशन करूंगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण कृषक संस्कृति। अब देखो, इसको ताम्र पाषाण कृषक संस्कृति क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि भाई यह जो संस्कृति थी, ये ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया? गांव को बसाया। किसने? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों ने। तो धातु युग की शुरुआत हो चुकी है, और धातु युग की शुरुआत में मनुष्य जो है सबसे पहला जो धातु प्रयोग करेगा वो है तांबा, है ना? ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त तो सर्वप्रथम धातु कौन सी है? तो वो है तांबा, ठीक है? पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग हुआ, है ना? देखो, चूंकि यह जो संस्कृति है, ये किसके बाद की संस्कृति है? नवपाषाण काल के बाद की संस्कृति है ना? नवपाषाण के बाद। तो भाई पत्थर का प्रयोग तो हो ही रहा है, चूंकि धातु आ गया, तो धातु और पत्थर का मिश्रण हो रहा है ना? तो इसलिए इसको क्या कहा आपने? ताम्र और पाषाण दोनों मिलाकर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहा। इंग्लिश में इसको कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है? अब देखो, इस युग में पत्थर तांबे के वस्तुओं का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा, लेकिन बहुतायत रूप से पत्थर ही आपको यहाँ पर प्रयोग में होते दिखेंगे, क्योंकि तांबा उतना मौजूद नहीं था, ठीक है? अब इसका अगर विस्तार देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की, तो यहाँ पर देखिए ये आहार जो है ना, और गिलुन, है ना, ये और ये गणेश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। क्या? ताम्र पाषाण कालीन, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ से क्या मिलेंगे आपको? तांबे की खाने मिलेंगे। राजस्थान, आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति को जो है तांबे की जो सप्लाई होती थी, वो इन्हीं खानों से होती थी, है ना? ठीक है, तो आहार है, गिलुंद है, गणेश्वर है ना? ये आपके महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य स्थलों की, तो गुजरात में रंगपुर का क्षेत्र है ना? प्रभास पाटन है ना? राजस्थान में जोधपुर है,
सालवदा संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, है ना। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा नागदा है, काथा है, महेश्वर है, नवदा टोली है, प्रकाश है। ये एक बेल्ट के रूप में आपको देखो यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहे हैं। ये एमपी में है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान आपको रखना है, ठीक है। क्या यहाँ पर मालवा, नागदा, कायथा, महेश्वर, नवदा टोली और प्रकाश संस्कृति, है ना। फिर उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की ओर चले तो यहाँ पर देखो ये नासिक है, यहाँ जोरवे है ना, दाइमाबाद है, नेवासा है, इनाम गांव है, चंदौली है, और है ना मास्की जो है वो कहा जाएगा, कर्नाटक में आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये आपको दक्षिण भारत में स्थल देखने को मिले। इसके अलावा और सुदूर दक्षिण हम लोग पूर्वी तट की ओर जाएं तो यहाँ पर मद्रास और अतीरपक्कम, यहाँ से हमको अन्य साक्ष्य मिलेंगे। अतीरपक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी आपको मिली हुई है ना। ठीक। पूर्वी भारत की ओर अगर हम नजर दौड़ाएं तो पांडु राजा ढीबी, है ना, महिषादल, है ना, ये प्रमुख क्या है आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो चिरांद है बिहार में, है ना, साहगौरा है, नरहन है, अतरंजी खेड़ा है, सयई है ना। इसके अलावा आपको दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जैसे लाल किला है ना, और बहादराबाद है ना, राजपुर परसू है। यहाँ से भी आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आपको अच्छे से देखना है कि कहाँ कहाँ से साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। अब देखो कि भाई दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पूर्व स्थल, है ना। पहला आहार और दूसरा गिलुन प्रमुख है। मैंने पहले बताया कि आहार संस्कृति किसे कहते हैं, और इसका जो केंद्र था, है ना, वो कहाँ था आपको, गणेश्वर था, है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए ताम्रवतीपुर, है ना, किसे कहा गया है प्राचीन काल में, ताम्रवती, है ना, किसका नाम था। तो भाई आहार जो जो इस संस्कृति का केंद्र है उसका नाम क्या था, ताम्रवती था, ठीक है। कब है इसका काल, तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व, है ना। 2100 से 1500 ईसा पूर्व। देखो सिंधु घाटी सभ्यता 1500 से के बाद आपको देखने को मिलती है ना, सॉरी वैदिक सभ्यता 1500 से 1000, 1000 से 600 ऐसा करके, है ना, ठीक है, क्लियर। तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये आहार संस्कृति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। गिलुंद, है ना, आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताइए, है ना, कि जो आहार जो संस्कृति है उसका केंद्र कौन था, स्थानीय केंद्र कौन था, तो आपका उत्तर होगा क्या, गिलुंद। क्या होगा, गिलुंद। गिलिंद जो है ये आहार संस्कृति जो राजस्थान में थी उसका क्या था, स्थानीय केंद्र था, ठीक है, क्लियर। अब गिलोन जो है यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, है ना, पक्की ईंटों से घर बनाते थे इसके साक्ष्य मिले, लेकिन ये साक्ष्य निरंतर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि साक्ष्य हर जगह से नहीं मिलेंगे, कभी कभी इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, है ना। बालाथल एक स्तर है, बालाथल, है ना, वहां से टेराकोटा, टेराकोटा मैंने किसको बोलते हैं, मृदभांड, जो पकी मिट्टी के मृदभांड है ना, पकी मिट्टी को पका कर बनाया जाता है उसको बोलते हैं टेराकोटा, है ना। तो बालाथल जो स्थल है ना, ठीक है, तो वो भी राजस्थान में, यहां से भी आपको पक्की मिट्टी के साक्ष्य मिले। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमने अभी मैप में देखा कि मालवा संस्कृति है, काथा है, एरण है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा और बोलेगा कि बताइए मालवा संस्कृति, एरण है, काथा है, ये कहाँ मौजूद थे, है ना, क्या किस राज्य में मौजूद थे। तो कहा जी, मध्य प्रदेश में, है ना।
सबसे विस्तृत उत्खनन जो हुआ है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का, वो हुआ है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में खासकर बहुत ही विस्तृत उत्खनन हुआ है और बड़े बड़े स्थल आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। एक अहमदनगर जिला है ना, वहां से जोरवे, नेवासा, दायमाबाद ये मिला है ना। तो अहमदनगर जिले में तीन स्थल मिले, जोरवे संस्कृति, नेवासा और दायमाबाद। पुणा जो है, पुणे है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। तो पुणे से आपको क्या मिला है जी? तो पुणे में चंदौली है प्रमुख रूप से, सोनगांव है, इनाम गांव है ना, प्रकाश संस्कृति तथा नासिक है ना, ये स्थित है। ठीक है। अब देखो, नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? नासिक आपका, है ना। और यहाँ जोरवे संस्कृति के साक्ष्य मिले। तो भाई यहाँ से जब स्पेशली मेंशन किया गया है नासिक को, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि भाई बताइए प्रवरा नदी के बाएं तट पर इनमें से कौन सा संस्कृति स्थित था? तो कौन सी संस्कृति स्थित थी भाई? प्रवरा नदी के तट पर। तो प्रवरा नदी जो है ना, उसके बाएं तट पर, अगर प्रवरा नदी इधर से बह रही है ना, ठीक है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर कौन स्थित है? आपका नासिक स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब प्रवरा चूंकि गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी क्या होती है, यहाँ से ऐसे बहती है ना, ठीक है। तो तो प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है ना। कौन से तट पर? बाएं तट पर। तो ये उसका दायां हो जाएगा और बायां यानी उस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवरा है बाय द वे। तो यहाँ पर नासिक आपका स्थित है। ठीक है, और नासिक जो है वो वहां पर जोरवे संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं आपको। कौन संस्कृति? जोरवे संस्कृति। अब देखो, कई ताम्र पाषाण कालीन स्थल आपको इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, है ना। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरान के अतिरिक्त, है ना, चिरान जो है वो कहाँ है जी? बिहार में है ना। बोलेगा इनमें से कौन, है ना, क्या ताम्र पाषाण कालीन स्थल है? आपको चार नाम दे देंगे, उसमें चिरांद का भी क्या रहेगा वहां पर? वर्णन रहेगा। तो चिरांद जो है वो क्या है? आपका ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, याद रखिए, बिहार में स्थित है। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिला है। वर्धमान जिले में पांडु राजा ढीबी, है ना, महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रपाषाण काल का। उसके बाद बंगाल का वीरभूम जिला है पश्चिमी बंगाल में, है ना। तो वीरभूम जो जिला है वहां पर महिषदल, है ना। तो वेस्ट बंगाल में आपको दो महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं, एक है महिषदल और दूसरा है पांडु राजा ढीबी। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। क्लियर है? एक बार फिर से दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए, कहाँ कहाँ हम बात कर रहे हैं। तो भाई आप आंख को बंद करिए और कहाँ चले जाइए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो जगह, पांडु राजा ढीबी और कौन सा? महिषदल, है ना। कौन कौन सा? पांडु राजा ढीबी और महिषदल। ठीक है। राजस्थान में आहार, गिलुंद, है ना, गणेश्वर, है ना। ठीक है, क्या? आहार, गिलुंद, गणेश्वर, ये महत्वपूर्ण है वहां पर। ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कायथा, एरण, है ना, मालवा। ठीक है, क्या? कायथा, एरण और मालवा प्रमुख स्थल हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, अहमदनगर जिले में आपको संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? तो भाई जोरवे है, नेवासा है और दायमाबाद। जोरवे, नेवासा और दायमाबाद। पुणे में चले जाएं तो पुणे में आपको देखने को मिलता है सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली, प्रकाश, है ना, और नासिक। ठीक, क्लियर? तो इस तरह से आप थोड़ा सा समराइजेशन करते चलिए पढ़ते समय। अब बिहार चलते हैं। बिहार में सेनुवार है, सोनपुर है, ताराडी है ना। ठीक है, क्या? सेनुवार, सेनुवार स से सेनुवार, स से ही सोनपुर, है ना, और ताराडी, है ना। क्या? सेनुवार, सोनपुर और ताराडी, है ना। सब चमकने वाली चीजें हैं यहाँ पर, सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। पूरी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर खैराडी है, नरहन है। क्या? खैराडी और नरहन। यूपी में दो स्थल, खैराडी और नरहन। क्या? खैराडी और नरहन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ताम्रपाषाण युग के स्थल कौन कौन कहां पर? अब देखो, हमको पाकिस्तान से भी साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो क्षेत्र है
वहां पर मेहरगढ़, है ना, क्या मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है महत्वपूर्ण स्थल है ना, ठीक है। और हमको तो पता ही कि भाई मेहरगढ़ जो है वहां पर आपको ताम्र पाषाण काल से लेकर प्राक हड़प्पा से लेकर, है ना, ठीक है, क्लियर। प्राक हड़प्पा माने भाई आदि मानव काल से ले लो सीधा, तो आदि मानव काल से लेकर वर्तमान यानी आपका हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य कहां से आपको देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा नाल कुल्ली और क्वेटा, क्वेटा जो है एक बंदरगाह स्थल है, बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर सिंधु, सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु ये नदी घाटी का क्षेत्र है, वहां पर आमरी है, कोट दीजी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आमरी सभ्यता, है ना, पूछेगा आमरी सभ्यता कहाँ है, तो भाई वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है, कहाँ, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है, क्लियर। फिर राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर सोपी सभ्यता देखने को मिलती है। सोपी सभ्यता कहाँ मौजूद थी, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताएंगे आप कहाँ, कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन मैंने काले रंग के कंगन, शाब्दिक अर्थ उसका, है ना। तो भाई कालीबंगन में कौन सी सभ्यता थी, सोपी सभ्यता, है ना, ठीक है। कई जगह आपको सोथी भी देखने को मिलेगा, है ना, तो सोपी या सोथी, है ना, कहा, कालीबंगन से, ठीक है, कहा, कालीबंगन, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग के कंगन। फिर उत्तर पूर्वी अगर हम राजस्थान की बात करें, या तो उत्तर पश्चिम की बात कर लिए, अगर हम उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहां पर गणेश्वर सभ्यता मौजूद है। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर, है ना, कौन सा, गणेश्वर, गणेश्वर जो सभ्यता है ना। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, है ना, कहा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर बनास सभ्यता देखने को मिलती है। कौन सभ्यता, बनास, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, कौन, बनास आपकी, ठीक है। तो बनास सभ्यता कहाँ देखने को मिलती है आपको, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब बनास सभ्यता के केंद्र कौन कौन से थे, तो भाई आहार था और गिलुन था। कौन कौन सा था, आहार और गिलुन, ठीक है। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको सालवदा संस्कृति देखने को मिलती है, और सालवदा संस्कृति, है ना, सालवदा जो सभ्यता है वो कहाँ मौजूद थी, जोरवे मौजूद थी, कहाँ, जोरवे में, ठीक है, क्लियर। और जोरवे जो सभ्यता है उसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, दायमाबाद है, इनाम गांव है ना, सोन गांव है ना, ठीक है, निवासा है, यहाँ से क्या मिलते हैं आपको, जोरवे सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर मालवा सभ्यता आपको देखने को मिलती है। कहाँ, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मालवा जो सभ्यता है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, दंगवाड़ा है ना, कायथा है, यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाई आर्चर कलई पार्टी, ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी सभ्यता, ओसीपी जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपको कहां से देखने को मिलती है, इसको आर्चर पढ़ते हैं, कई लोग ऑक्टर पढ़ते हैं, है ना। तो आर्चर जो कल्चर्ड, है ना, कल्चर कलर्ड पॉटरी जो है, ओसीपी जो है, वो सभ्यता आपको कहां से देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। ये प्रमुख स्थल थे। अब उन स्थलों को और थोड़ा हम देखते हैं कि कहां से क्या चीज मिला। तो भाई इनाम गांव महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इनाम गांव महाराष्ट्र से आपको क्या देखने को मिला, कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिले। इसके अलावा गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गोलाकार मकान वाले गड्ढे, है ना, गोलाकार मकान वाले गड्ढे, है ना, आपको कहां से देखने को मिलेंगे, तो भाई कहां से, इनाम गांव से, ठीक है, कहां से, इनाम गांव से, ठीक।
फिर उसके बाद दाइमाबाद है। दाइमाबाद जो है भैया वो भी महाराष्ट्र में है। और यह जो स्थल है दाइमाबाद, है ना, ये गोदावरी नदी के तट पर है ना। यहाँ तांबे के प्रमुख 4 वस्तुएं हमको देखने को मिलती हैं। खासकर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, रथ चलाता हुआ, है ना, मनुष्य, है ना, तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य, है ना, इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, ये वस्तु आपको कहाँ से मिली है, ये पूछा जाता है। तो कहाँ से मिली है जी? दाइमाबाद से। कहाँ से मिली है? दाइमाबाद से। ठीक है। इसके अलावा हाथी, सांड, गेंडा, ये भी तांबे का मिला है ना। कलश सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। होता क्या था, जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, है ना, जलाकर उसके हड्डियों को किसमें रखा जाता था? इसमें रखा जाता था जी, कलश में रखा जाता था। इसी को कलश समाधान। तो कलश समाधान, रथ चलाता हुआ मनुष्य, ये 2 साक्ष्य कहाँ से मिले? दाइमाबाद से है। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न दाइमाबाद से बन सकता है वह है कि भाई ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। क्वेश्चन पूछेगा कि रथ चलाता मनुष्य, तो आंसर दाइमाबाद, है ना। कलश समाधान के साथ दाइमाबाद, है ना। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो दाइमाबाद। ठीक है। फिर उसका एक स्थल है महाराष्ट्र में, नवदा टोली। नवदा टोली, है ना, इसका जो उत्खनन या इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? HD सांकल्या ने की थी, है ना। HD सांकल्या ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड मिले। ठीक है, क्या? चित्रित काले मृदभांड मिले हैं, है ना। PGW पेंट, है ना, पेंटेड ब्लैक वेयर, है ना, चित्रित काले मृदभांड। ठीक, या इसको हम चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं, PGW भी कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। कई जगह इसके लिए ब्लैक रेड वेयर कल्चर शब्द का भी उपयोग किया गया है, लेकिन आप इसको आएगा PGW में। ठीक है, क्लियर। फिर निवासा, निवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है ना। निवासा जो है संस्कृति महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से क्या मिला है? पटसन का साक्ष्य मिला है आपको। फिर है ताम्रवती यानी आहार, राजस्थान। यहाँ से सफेद रैखिक चित्रों से सजे मृदभांड मिले आपको, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कहाँ सफेद रेखा या सफेद ज्यामितीय आकृतियों वाले मृदभांड मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? आहार संस्कृति से। ठीक है, चलिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, है ना, इन क्षेत्रों में, है ना, ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस रखते थे, हिरण का शिकार करते थे। तो ताम्रपाषाणकालीन लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ये गाय से परिचित थे, भेड़ से, बकरी से, सुअर से, है ना, और भैंस से परिचित थे। इसके अलावा हिरण का शिकार भी करते थे। कौन? ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग। गेहूं और चावल, जौ, बाजरा, है ना, मसूर, उड़द, ये सब भी ये क्या करते थे? उगाते थे। इसके अलावा दलहनी, है ना, कई दलहनी फसलें भी ये क्या लेते थे? उगाते थे, पैदा करते थे। ठीक है, तो मैंने पहले जैसा बताया कि भाई जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग हैं वो पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, लेकिन ये हमेशा नहीं, प्रयोग कभी कभी ही होता था। अब देखो, अभी तक करीब 200 जोरवे स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें दाइमाबाद जो है सबसे बड़ा स्थल है ना। ठीक है, करीब 4000 लोग यहाँ रहते थे, है ना। तो सबसे बड़ा स्थल ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का दाइमाबाद है। कहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला? नेवासा से। कहाँ से रथ चलाता मनुष्य मिला? दाइमाबाद से। ठीक है, इसको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वह इनाम गांव, है ना। इनाम गांव जो है ना, इनाम गांव, ये जो स्थल है यहाँ पर किलाबंदी है ना। इनमें से कहां से किलाबंदी के साक्ष्य मिलेंगे? तो 2-3 स्थल हैं इनमें। महत्वपूर्ण एक है इनाम गांव। इनाम गांव में किलाबंदी थी, है ना, किला से उसको घेरा गया था उस स्थान को, और साथ ही साथ, है ना, वहां पर गड्ढे किए गए थे, खाई बनाई गई थी ताकि कोई बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है,
अच्छा, महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर गाड़ते थे। अब देखो अलग अलग जगह ना आपको अलग अलग साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, है ना, तो उत्तर दक्षिण की ओर गाड़ते हुए दिखेंगे आपको मनुष्य, है ना। जब शव दफनाएंगे, है ना, तो आपको जो साक्ष्य मिले हैं उसमें उनका सिर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर क्या देखने को मिलेगा, पैर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप पूर्वी भारत की ओर चल जाए, है ना, तो आपको पूर्व पश्चिम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग है। आगे और स्पष्ट करेंगे। ताम्रशाण काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि से परिचित थे। तो क्वेश्चन अगर आपको मल्टीपल चॉइस में इसको पूछता हुआ दिखेगा कि क्या सिंधु घाटी ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, तो जी हाँ, ताम्रपाषाण काल के लोग विधि वस्त्र निर्माण से परिचित थे। मालवा राजस्थान में रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, है ना, जो सांड है वो किसका प्रतीक था, है ना। ठीक, व्यापार चिन्ह का, है ना, पंथ का, है ना, धार्मिक पंथ का। तो वही धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है। मालवा तो सर्वश्रेष्ठ बर्तनों के लिए जाता है, मृत भांडों के लिए जाना जाता है ना। कौन? मालवा संस्कृति। कायथा में, है ना, आपको ताम्र कुल्हाड़ी मिली है ना। इसके अलावा 29 कंगन भी देखने को मिलते हैं। कहां से? कायथा से। गणेश्वर जो स्थल है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। सीकर झुंझुनू जो ताम्र क्षेत्र है, एक सीकर जो तांबे की बेल्ट है ना, ठीक है, उसमें स्थित है यह सीकर झुंझुनू जिला, है ना। खेतड़ी ताम्र पट्टी इसमें पड़ती, सीकर झुंझुनू जिले में, है ना। और ये अपनी समृद्ध ताम्र खानों के लिए जाना जाता है ना। तो यहीं पर कौन स्थल था? गणेश्वर स्थल यहाँ स्थित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर झुंझुनू जिला। ठीक है, क्लियर। कौन सी ताम्रपट्टी? तो यहाँ पर आप देखो क्या, तो कौन सी ताम्रपट्टी थी? खेतड़ी, है ना। खेतड़ी ताम्रपट्टी, खेतड़ी एक ताम्र खदान थी, है ना। ठीक है, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की सप्लाई होती थी। क्लियर। अब जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तीर के नोक, बरछे के फाल, है ना, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी, ये सब क्या थे? प्रमुख क्या है? स्रोत है ना जानकारी के। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति आपूर्ति करता था। मैंने पहले बताया कि भाई हड़प्पा का समकालीन स्थल कौन सा है? गणेश्वर है ना। और हड़प्पा सभ्यता को क्या करता था? तांबे की वस्तु सप्लाई करता था। गणेश्वर को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है। अब देखो, है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि गणेश्वर जो संस्कृति है ना, वो किस काल की है? तो भाई प्राक हड़प्पा है ना, हड़प्पोत्तर है ना, कि हड़प्पा समकालीन है? तो भाई प्राक हड़प्पा है, यानी हड़प्पा से पहले से मौजूद है ना, तो इसलिए प्राक हड़प्पा है ना। कौन? गणेश संस्कृति। क्लियर। फिर एक पूछा जाता है कि भाई देखो, अगर आ, हम बात करें जो ताम्रपाषाण का संस्कृति की, तो जो प्रमुख बर्तन वहां पर उपयोग किए जाते थे, है ना, बर्तन, तो यहाँ पर दो तरीके के हैं। एक तो विशिष्ट बर्तन, ठीक, पहली चीज क्या? विशिष्ट बर्तन। तो विशिष्ट जो इस काल में जो बर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो ओसीपी है ना, आर्ची कलर्ड पॉटरी, है ना। ठीक है, क्या? आर्ची कलर्ड पॉटरी, है ना। ठीक है, तो गैरिक रंगीन मृदभांड इसको कहते हैं। ये जो है इस काल के विशेष क्या है? आपके बर्तन है। ठीक है, ठीक है, इस तो इस काल के जो विशेष विशिष्ट मृदभांड है वो कौन है आपके? ओसीपी। क्या है? ओसीपी। ये कई लोग इसको ओपीसी भी बोलते हैं, गैरिक मृदभांड भी कह देते हैं। ठीक है, उसके लेकिन
जो सर्वाधिक आपको प्रचलित यहाँ पर मृदभांड देखने को मिलेंगे वो आपको वही मिलेंगे RBW, रेड ब्लैक वेयर, कृष्ण लोहित मृदभांड जिसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो विशिष्ट मृदभांड OCP और प्रचलित RBW, रेड ब्लैक वेयर। ठीक है, क्लियर। कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की समकालीन संस्कृति है। मैंने बताया गणेश्वर जो है प्राक हड़प्पाई है, कायथा जो है जो महाराष्ट्र में स्थित है वो हड़प्पा के समकालीन है। नवदा, टोली, एरण और नागदा, है ना, ये हड़प्पा से पृथक मानी जाती है। ये जो मालवा संस्कृति जो स्थल है, मालवा संस्कृति के स्थल देख लो, मालवा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सा आएंगे, नवदा टोली है, एरण है और नागदा है। कौन कौन सा, नवदा टोली, एरण और नागदा, ये मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में स्थित थी उसी के स्थल है। नवदा टोली, एरण और नागदा ये हड़प्पा संस्कृति से पृथक स्थल माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर आपको प्राक हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, है ना, यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। ताम्रप्रसारण युग के कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीक ज्ञान प्राप्त किया, नगरों की स्थापना में समर्थ हुए। तो भाई ये कल्चर जो डेवलप हुआ वो ऐसे ही था कि भाई कृषक समुदाय जो है सिंध के बाढ़ वाले मैदान की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति का निर्माण करते हैं और, है ना, कांसा बनाने की तकनीक से, है ना, वो क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। ठीक है, और उसका नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगी, है ना, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में मध्य पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां किस काल की है, 1200 ईसा पूर्व से, है ना, या 1000 ईसा पूर्व में आपको लुप्त होते हुए दिखती हैं। ठीक है, केवल एक संस्कृति थी जो 700 ईसा पूर्व तक चली, वो है जोरवे। इसको ध्यान रखना है, 1200 से क्या लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति काफी देखने को मिलती है, लुप्त होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, सोने के आभूषण आपको जोरे संस्कृति से मिले हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखो, प्रमुख संस्कृति व उनके क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछेगा या सही जोड़ी मिलाप से भी पूछ सकता है। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो है आपका सालवदा संस्कृति, 2300 से 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र में है। तो देखो, कायथा चंबल नदी के तट पर है ना, कहा, मध्य प्रदेश में। मालवा नर्मदा नदी के तट पर है, कहा, मध्य प्रदेश में, है ना। कायथा चंबल नदी के तट पर मध्य प्रदेश, मालवा नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश, है ना। आपका आहार संस्कृति राजस्थान में, है ना। प्रभात संस्कृति गुजरात में, सालवदा संस्कृति महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र है, रंगपुर गुजरात में ही आता है जी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के दायवाबाद में आपको देखने को मिलती है ना। इसके अलावा इनाम गांव भी प्रमुख स्थल है जोरवे संस्कृति। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। और कारण आपसे पूछा जाए कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति क्यों लुप्त हुई, तो भाई वर्षा की कमी, है ना, वर्षा की कमी ने, है ना, क्या इनको लुप्त कर दिया, है ना। ठीक है भाई, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के तट पर पनपती हैं, और नदियां जब विनाश लेके आती हैं या पानी की कमी होती है तो भाई वहां से पलायन होता है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्यों महत्व है, कि क्योंकि भाई इस समय पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ, लोग पत्थरों तांबे को पत्थर बोलता हूँ, तांबे के औजारों का प्रयोग हुआ, है ना, पत्थरों के साथ साथ, और तांबे को पिघलाने की कला से परिचित हो चुके थे, है ना। इस काल के लोग अधिकतर किस बर्तन का प्रयोग करते थे, तो काले व लाल मृदभांड, है ना, का प्रयोग करते थे, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चित्रित मृदभांड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया,
तो इसी समुदाय के लोगों ने किया। किस समुदाय के लोग? ताम्र पाषाण। तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा प्रयोग लाल काले मृत भांड, है ना, काले रेड ब्लैक वेयर का हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि नवीनता आने चालू होगी, विशिष्ट बर्तन बनने चालू हुए होंगे ओसीपी वाले, चित्रित रंगीन मृत भांड, है ना। ठीक है। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोग ने ही प्राचीन भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। गांव सबसे पहले इन्हीं लोगों ने बसाए, है ना। खेती की इन्होंने। यहाँ पर देखो पूर्वी भारत के लोग मांस मछली भी खाते थे चावल के साथ, है ना। मध्य प्रदेश में क्या था, एरण, और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां किलाबंद थी? तो मध्य प्रदेश में कायथा और एरण याद रखना, और महाराष्ट्र में इनाम गांव, तीन ठो, कायथा, एरण, इनाम गांव। कौन सा? कायथा, एरण, इनाम गांव, है ना। काई याद रखना, का से कायथा, ए से एरण, है ना, और ई से किला, आपका इनाम गांव। ठीक है। शव संस्कार की अगर विधियों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण, दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम, है ना, पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान होता था, है ना, जबकि पूर्वी भारत में आपको आंशिक समाधान देखने को मिलता है। जिसमें पहले तो जो शव है, उसको मृत्यु के पश्चात, है ना, जानवरों, जंगली जानवरों, पक्षियों के लिए खाने को छोड़ दिया जाता था। बाद में जो बचता था उसको समाधान कर, हाँ, तो पूरी भारत में आपको देखने को मिलता है ना। ठीक है। अब देखो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो है सभी साम्राज्य संस्कृतियां, लेकिन कालक्रम के आधार पर अगर देखें तो ये पहले आती है ना। ताम्र पाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, ना ही वो नगर में रहते थे, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि ताम्र पाषाण कालीन लोग लिखने की कला आती थी? तो ये नहीं, ना ही वो नगरों में रहते थे, ये ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, उनको आती थी, है ना, ये ध्यान रखना। ताम्र निधि व मृदभांड अवस्था, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए सबसे ज्यादा ताम्र पाषाण कालीन, है ना, क्या साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो गुंगेरिया एक जगह है, कहा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थान से आपको सबसे बड़ी ताम्र निधि देखने को मिलती है। 424 तांबे के औजार, हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर यानी पतली शीट आपको वहां से मिली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से? गुंगेरिया से। क्लियर? चलिए, अब अगर हम ताम्र पाषाण काल के बाद देखें तो देखो मैंने पहले बताया कि ताम्र पाषाण काल के बाद लौह सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, है ना। ताम्र पाषाण, कांस्य से फिर लौह। तो दक्षिण भारत में ना, जब सिंधु घाटी यहाँ पर क्या ये इन लोग लुप्त तो हो रहे थे, कौन? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। दक्षिण भारत में ना लौह सभ्यता पनपती हुई आपको देखने को मिलती है 1100 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हल्लूर से मिले हैं। रेडियो कार्बन पद्धति से आपको ये साक्ष्य देखने को मिले। उत्तरी दक्कन यानी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हल्लूर, पय्यमपल्ली, है ना, ये यहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां जो यहाँ पर थी, वहां पर ये लौह युग के साक्ष्य देखने को आपको मिलते हैं। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकली हल व हल्लूर की खुदाई और संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया जाता है या किया गया है ना। इन समाधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले लाल मृदभांड, फीके रंग भूरे व लाल मृदभांड के अवशेष मिलते हैं आपको, है ना, गैरिक मृदभांड, है ना, और रेड ब्लैक वेयर। ठीक है, पेंटेड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। महापाषाण संस्कृति का आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। महापाषाण संस्कृति किसको कहते हैं? जब पशु शवों को गाड़ने के बाद, है ना, मृतक संस्कार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, है ना, उनकी याद में गाड़ा जाता था, उसको बोलते हैं महापाषाणिक स्मारक, है ना। इसी से महापाषाणिक संस्कृति आपको पनपती हुई दिखती है। कहाँ? दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है ना। क्लियर? महापाषाण माने क्या होता है? मेगालिथ। मेगा, मेगा दो शब्द, मेगालिथ जो है दो शब्दों से मिलता है, मेगास और लिथोस। मेगास माने बड़े बड़े पत्थर, बड़े
बृहद स्वरूप को मेगास कहते हैं, और लिथोस का अर्थ क्या होता है, चट्टान या पत्थर। ठीक है, तो इन दोनों से वर्ड्स मिलकर बना महापाषाण, है ना, जिसको इस संस्कृति को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। देखो, खोज की अगर बात करें तो कर्नल मीडोज टेलर 1851-1862 में कहा, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला, है ना, वहां पर एक सोरापुर नदी है, तो सोरापुर दोआब जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने क्या किया, उत्खनन किया और इसके प्रमाण दिए। अलेक्जेंडर री थे 1899 में, हाँ, और 1905, इन दो काल के मध्य 1899 से 1905 के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, है ना, जिला में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नूर, है ना, आदि चन्नल्लूर, है ना, तथा 1904 ईस्वी में से 1908 ईस्वी के मध्य पेरम्बूर में महापाषाण स्थलों का उत्खनन कराया। ठीक है, फिर बाद में मार्टिमर व्हीलर आते हैं 1947 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ब्रह्मगिरी में क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा सोरापुर दोआब क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक में है। कौन उत्खनन किए, कर्नल मिडोज टेलर, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद कौन, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, है ना, तमिलनाडु में, वहां पर आदि चन्नल्लूर है ना, उसकी खोज की, है ना, और पेरम्बूर है ना, तमिलनाडु में ही, है ना, क्लियर। फिर चित्रदुर्ग ब्रह्मगिरी, कहा, कर्नाटक में, मार्टिमर व्हीलर ने खोज की। महापाषाण युगीन संस्कृति की अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया कि पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में सबको दफनाया जाता था, है ना, है ना। और दक्षिण भारत में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा स्थल, छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, ठीक, धनोरा जो क्षेत्र है वो, कर्नाटक में मस्की है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है, तमिलनाडु में आदिचनल्लूर है, केरल में आपको देखने को मिलता है ना। ठीक है, बर्तन करें तो लाल काले मृद भांडों का प्रयोग करते थी, है ना, गहरे प्याले भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बर्तनों के लिए दस्ता घुंडी वाले ढक्कन का प्रयोग करते थे, स्टैंड में रखते थे उनको, है ना, मटके मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, लोहे व अन्य धातुओं का प्रयोग करते थे आपको, है ना। नागपुर का समीप जो जूना पानी है ना, जूना पानी, और दक्षिण में आदि चन्नल्लूर, है ना, इनके बीच आपको ये क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तीर के फलक इस काल की प्रमुख विशेषता थी। सीप जड़ी कुल्हाड़ियां, लोहे के त्रिशूल आदि के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। समाधान विधि की बात करें तो मैंने बताया कि आंशिक समाधान जो है वो किया जाता था महापाषाण कालीन संस्कृति में, है ना। दक्षिण भारत में मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों को केवल एक चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। केवल कुछ चुनी हुई हड्डियां क्या की गई हैं, दफनाई गई हैं। यानी क्या हुआ है, इसका मतलब कि पशुओं के खाने के लिए छोड़ दिया है, पक्षियों के खाने के लिए जो बचा उसको दफना दिया। ठीक, पूर्ण समाधान की बात करें तो भाई नागार्जुन कोंडा, मास्की, आदिचनल्लूर, है ना, यहाँ से आपको पूर्ण समाधान मिला है। कला समाधान मिला है, बच्चे के शव को दफनाने के साक्ष्य मिला है ना। अंत्येष्टि सामग्री क्या होती थी, तो भाई जो भी मरता था उसके साथ उसके प्रमुख वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन जो प्रयोग करता था, लोहे के उपकरण, ये सब उसके साथ गाड़ दिया जाता था। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया, दक्षिण भारत की लौह युग की महापाषाण संस्कृति को भी हमने यहाँ पर देख लिया। कल हम जब बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल के नेक्स्ट चरण यानी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, है ना। मैंने ये सामान्य इतिहास और एनसीईआरटी इतिहास को अच्छे से समझाने का यहाँ पर एक प्रयास किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट हो, है ना, या आप ऑल इंडिया एग्जाम या स्टेट पीसीएस या स्टेट जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं उसके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नए वीडियोस की, है ना? है ना? हम और नए वीडियोस लाएँगे, नई सीरीज़ लाएँगे, उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, है ना? और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि नॉलेज जो है वो सब तक पहुँचे। ठीक है? थैंक यू।